दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण इस खंड को अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और अनुभव द्वारा सीखना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। दोस्तों शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है और शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां और शिक्षण सामग्री उल्लेखनीय है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं। इसमें शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण कौशल, शिक्षण का अनुभव, कक्षा का वातावरण, शिक्षण संस्थाओं की प्रशासनिक नीतियाँ और शिक्षण में रुचि, ये सभी शिक्षण को प्रभावित करती हैं, जबकि शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है जानना, समझना, विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल्यांकन करना। दोस्तों ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर मूल्यांकन करना होता है और मूल्यांकन या असेसमेंट ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम यानी लर्निंग परिस्थितियों और अधिगम अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके कोश विषयक, परिशुद्धता, स्वनिर्मित परिभाषा या प्रत्ययकारी। तो सही उत्तर है दोस्तों स्वनिर्मित परिभाषा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है उसे स्वनिर्मित परिभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है एक निष्कर्ष, एक तर्क, एक स्पष्टीकरण या एक वैध तर्क। तो संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है वो एक तर्क कहलाता है। दोस्तों तर्क या आर्गुमेंट, जैसे कृष्णा श्याम को मारता है, यहाँ दो संज्ञा पद उद्देश्य विधेय के रूप में संबंधित हैं, इसलिए उनके संबंध का कथन तर्क है। और आप जानते हैं कि तर्क वाक्य सत्य या असत्य हो सकता है, किंतु एक साथ सत्य और असत्य नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर है संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है उसे तर्क या आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आईटी से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, क्रोम, याहू और बिंग। तो सही उत्तर है क्रोम। दोस्तों क्रोम जो है ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू और बिंग सर्च इंजन के उदाहरण हैं, जबकि क्रोम एक ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा निर्मित किया गया है और क्रोम का प्रारंभ दोस्तों 2008 में किया गया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गूगल, याहू और बिंग ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं, जबकि क्रोम गूगल द्वारा प्रयोग किया गया एक ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है आपके द्विआधारी अंक प्रणाली,
दशमलव अंक प्रणाली, खड़ दशमलव अंक प्रणाली या अष्टभुजा अंक प्रणाली। तो सही उत्तर है ए से एफ तक के प्रतीकों को खड़ दशमलव अंक प्रणाली के रूप में प्रयोग किया गया है और इसमें 16 विभिन्न प्रतीक जैसे 0 से 9 और ए से एफ का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक के प्रतीकों का प्रयोग 0 से 9 तक के मूल्य को दर्शाने के लिए और ए से एफ तक के प्रतीकों का प्रयोग 10 से 15 तक के मूल्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए से एफ तक के प्रतीकों का प्रयोग खड़ दशमलव अंक प्रणाली के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीडिया जाना जाता है किस रूप में? प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय सत्ता वर्ग, तृतीय सत्ता वर्ग या चतुर्थ सत्ता वर्ग के रूप में? तो सही उत्तर है मीडिया को चतुर्थ सत्ता वर्ग के रूप में जाना जाता है और आप जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया स्वस्थ और जो है सारगर्भित लोकतंत्र का एक अंग है, बल्कि एक अपरिहार्य शर्त भी है। गांधी जी ने कहा था कि आज लोग पवित्र ग्रंथों से अधिक प्रेस पर विश्वास करते हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये लोकतंत्र का आधारभूत तत्व है और इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ या चतुर्थ सत्ता वर्ग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बाकी 3 के समान नहीं है? देखिए, MAC एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या IP एड्रेस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बाकी 3 के समान नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, IP एड्रेस। दोस्तों, IP एड्रेस बाकी 3 विकल्पों के समान नहीं है। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस और दोस्तों ये क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग डिवाइस के लिए यूनिक और अस्थायी पता होता है। इसके अलावा IP एड्रेस जो होता है दोस्तों, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिसके द्वारा डेटा इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। तो देखिए, MAC एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ये तीनों एक तरह से हैं, IP एड्रेस इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है किस रूप में? तो सही उत्तर है आकाशगंगा या मिल्की वे को सर्पिलाकार दोस्तों गैलेक्सी के रूप में वर्णित किया गया है और आकाशगंगा का आकार जो हमारे है वो दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तो इसलिए दोस्तों देखिए, आकाशगंगा या मिल्की वे सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन है आपके प्लूटो, बुध, पृथ्वी या शनि। तो सही उत्तर है दोस्तों, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह जो है ये सबसे कम यानी 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो सही उत्तर है बुध जो है सूर्य का सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। तो इसलिए ऑप्शन डी ये सभी उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए पटकाई पहाड़ियों से त्रिपुरा संलग्न नहीं है। देखिए दोस्तों, पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है और मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न हैं, पटकाई नहीं। तो देखिए जो पटकाई हिल्स हैं ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से जुड़ी हुई हैं, त्रिपुरा से नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है? देखिए भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो सही उत्तर है दोस्तों, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? देखिए आपके ऑप्शंस हैं
वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण या शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसमें दोस्तों देखिए जो है जैव विविधता के लिए जो खतरनाक या संकट के रूप में वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, आवासों का ह्रास या विखंडन और विदेशी जातियों का आक्रमण, ये तीनों चीज़ें संभव हो सकती हैं, यानी जैव विविधता के संकट के रूप में। जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता है। तो 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही उत्तर है दोस्तों, वायुमंडल में विद्यमान जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। आप जानते हैं इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। और दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा कि ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन हैलोन, ये सभी उत्तरदायी हैं। इसमें दोस्तों विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म जो है ये ओजोन परत क्षरण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। ऑप्शन है आपके राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो सही उत्तर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर साइबेरियन सारस सर्दियों के मौसम में प्रवास करते हैं और ये स्थान जो है दोस्तों साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगला प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है बेरूबारीवाद, सज्जन सिंहवाद, गोलकनाथवाद या केशवानंद भारतीवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों इन री बेरूबारी यूनियन। 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो सही उत्तर है बेरूबारी को केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये है दोस्तों 5वीं अनुसूची। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्यों को याद कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध जो हैं 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से ही है कि हमारे संविधान के किस भाग के 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये है दोस्तों संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में दोस्तों 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों इकहरी नागरिकता जो है ये एकात्मक शासन का लक्षण है, संघीय शासन का नहीं। अन्य जो लक्षण है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय लक्षण है। जबकि इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान के संघीय लक्षण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है, जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो सही उत्तर है कैरोलिना मारिन। दोस्तों कैरोलिना मारिन जो हैं ये इन्होंने कैरोलिना मारिन स्पेन की हैं। इन्होंने ताइजू इंग ताइवान की खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। इसमें पुरुष एकल के विजेता वेक्टर एक्सेल सिन डेनमार्क के रहे और उप विजेता नग कोलुंग अंगुस रहे हांगकांग के। अगला प्रश्न है देखिए साहित्य से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था। ऑप्शन है आपके देखिए कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कण। तो सही उत्तर है
कंबन ने 12वीं शताब्दी में दोस्तों तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की है। तो कंबन कृत जो रामायण है ये 12वीं शताब्दी की रचना है जिसका नाम तमिल रामायणम या रामावतारम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? ऑप्शन है आपके राधाकांत देव, नेमिषाधन बोस, हेमचंद बिस्वास या हेमचंद डे। तो सही उत्तर है राधाकांत देव। दोस्तों राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना करके सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में लालंदर या सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों लालंदर या सहतूत बांध जो है ये अफगानिस्तान के साथ भारत का समझौता हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के बीच वर्चुअल बैठक में इस MOU पर भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये एक कथन है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये आपका सही है। सैडलर आयोग शिक्षा पर आधारित था जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, ये भी सही है। और दोस्तों लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाला लाजपत राय दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो ये कथन सही नहीं है क्योंकि लाला लाजपत राय कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में नीवर नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ था? ऑप्शन है निकारागुआ, पेरू, मैक्सिको या चीन। तो सही उत्तर है दोस्तों जनवरी 2021 के मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में मसाया चिड़ियाघर में नीव नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए 10 लाख मकानों का निर्माण, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना और केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है। और इंदिरा आवास योजना 1985-86 में दोस्तों शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सबसे गरीब लोगों द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 करेंट अफेयर से संबंधित है। 1 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों 189 देशों की सूची में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 30 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसमें दोस्तों 11% GDP के वास्तविक विकास दर को जो है इसमें अनुमान किया गया है। निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री हैं, इन्होंने संसद में 29 जनवरी 2021 को आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया और इनके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक विकास दर 11% रहेगी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2, जिसमें हमने परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न पत्र या ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।